अब हम बात करेंगे बोन इंजरीज़ के बारे में। तो बोन इंजरीज़ में भी हमारे कई तरह की बोन इंजरीज़ हो जाती हैं। तो बोन इंजरीज़ में कई तरह के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। पहला आता है सिंपल फ्रैक्चर, जिसमें क्या होता है कि जो फ्रैक्चर में कोई भी वाउंड नहीं होता है, जहाँ पे बोन यानी कि ऐसा फ्रैक्चर जिसमें कोई बाहर की तरफ कोई चोट नहीं लगी हो, लेकिन ब्रोकन किसी मतलब जो बोन है हमारी किसी एक प्लेस से टूट जाए, ठीक है, उस चीज़ को कहेंगे सिंपल फ्रैक्चर। उसके बाद कंपाउंड फ्रैक्चर आता है, जिसमें क्या होता है कि स्किन भी फट जाती है, मसल भी फट जाती है। जो डैमेज्ड फ्रैक्चर होता है यानी कि डैमेज हो जाती है जो फ्रैक्चर होता है, उसके साथ साथ वो भी स्किन भी ख़राब हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो ब्रोकन बोन होती है वो हो सकता है स्किन से बाहर आ जाए, उसे फाड़ कर टीयर करके, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर वो होते हैं जहाँ पर जो बोन होती है वो ब्रोकन हो, डैमेज हो, और साथ में अपने इंटरनल ऑर्गन्स को भी वो डैमेज कर दे, रिब्स हुए, साथ में उसके लंग्स वगैरह, लिवर वगैरह, ऐसी चीज़ों को भी वो अगर अफेक्ट कर रहा है तो वो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स होते हैं। इसमें क्या है कि इंटरनल ऑर्गन्स में टिश्यूज आ सकते हैं, नर्व, आर्टरीज जैसी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो फ्रैक्चर्स होते हैं कॉम्प्लिकेटेड या डेंजरस होते हैं, जैसे कि अब हाई जंप होता है या पोल वॉल्ट जैसे इवेंट्स होते हैं, उनके अंदर इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ऐसे फ्रैक्चर होते हैं जो कि बच्चों में देखे जाते हैं, क्योंकि उनकी बोन्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, डेलिकेट होती हैं, और वहाँ पे बोन पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने पे वो मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, टूटती नहीं है, बेंड हो जाती है, ठीक है। कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर, कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर वो होते हैं जब बोन 3 या 3 से ज़्यादा पीसेस में टूट जाए, ठीक है। ऐसे फ्रैक्चर्स साइकिलिंग, राइडिंग, मोटरसाइकिलिंग, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनके अंदर हो सकती है, ठीक है। हमारा आता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर जो लास्ट है। इसमें क्या है कि हमारा फ्रैक्चर जो होता है वो एंड जो होता है, किसी बोन का एंड होता है, वहाँ से टूटती है, और वहाँ क्या कि वो टूटकर दूसरी बोन के अंदर एंटर कर देती है, ठीक है। इसे हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर करते हैं, वो अपना इम्पैक्ट डाल देती है दूसरी बोन के ऊपर। अब इसके अंदर हम जो बात करेंगे कॉजेज़ की बात करेंगे, कैसे हो सकता है। देखो यार, अगर किसी स्पोर्ट्स में आप खेल रहे हो तो वहाँ पर इसका हाई इम्पैक्ट होता है, ठीक है। ट्रॉमेटिक, फोर्सफुली और अननेचुरल मूवमेंट्स अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको फ्रैक्चर हो सकता है। ज़्यादा टाइम के लिए आप वॉकिंग और रनिंग कर रहे हो और उसका भी मेथड आपका गलत है तो इस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी हार्ड सरफेस पे सडनली गिर जाओ तो ये फ्रैक्चर हो सकता है। अगर आप किसी सॉलिड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या सॉलिड सब्सटेंस से ऐसे टकरा जाओ डायरेक्टली तो भी ये फ्रैक्चर हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस भी इसका रीज़न हो सकता है, ठीक है। आगे इसका प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में सिंपल से प्रिवेंशन वही है सारे के सारे, ठीक है। इसमें सभी प्रिवेंशन वही हैं जो अभी हमने पढ़े थे। चलो ये सारे, इसमें बस एक चीज़ और आपको अवॉइड करना है, फॉलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें देख लेना। आगे बात करते हैं हम जॉइंट इंजरीज़ की। अब जो जॉइंट इंजरीज़ आएंगी वो कैसी इंजरीज़ होती हैं यार, इसमें क्या होता है कि जॉइंट्स की डिसलोकेशन हो जाती है, ये इसमें मेन इंजरी होती है। जॉइंट्स में जो भी डिसलोकेशन होती है जॉइंट्स की वो मेन इंजरी है इसके अंदर। ये क्या होता है कि जब हम किसी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल हुआ, हॉकी हुई और रग्बी बॉल हुआ, ऐसे जो गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनके अंदर ये डिसलोकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसे स्पोर्ट्स जिनमें हमारे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके अंदर भी डिसलोकेशन होने के चांसेस बहुत होते हैं। ये क्या होता है कि मतलब जो सरफेसेस होते हैं बोन्स के वहाँ से वो डिसलोकेट हो जाते हैं, यानी कि जो उनके जॉइंट्स होते हैं वहाँ से वो डिसलोकेट हो जाते हैं। अब इसमें भी डिसलोकेशन की, जैसे डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, यानी कि आपका जो फेस होता है उसकी जो लोअर जॉ है उसके अंदर आपका मतलब थोड़ा सा डिसलोकेशन हो जाए तो वो भी आपका एक टाइप आता है। इसमें शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन होना भी इसमें एक आपका टाइप है। साथ में आपका हिप जॉइंट्स का जो डिसलोकेशन होता है वो भी हो सकता है। साथ में आपका रिस्ट भी इसमें डिसलोकेट हो सकता है अगर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हो। या लोअर जॉ की बात करें तो आपकी जॉ अगर चिन अगर आपकी टकरा जाती है किसी हार्ड सब्सटेंस से। शोल्डर जॉइंट की बात करें तो आप ज़्यादा हैवी वेट उठाते हो या कोई किसी चीज़ से टकरा जाते हो। हिप जॉइंट्स अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो अपने लेग से तो फीमर जो होती है आपकी वो मतलब वहाँ से डिस्टर्ब होकर आपको हिप जॉइंट का डिसलोकेशन दे सकती है, ठीक है। आगे इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो प्रिवेंशन हर जगह आपको सेम ही मिल रहे हैं, तो सारी जगह सेम होंगे। बस इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड हो जाती है कि आपकी एंटिसिपेशन और कंसंट्रेशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप गिरो ना, कम गिरने के चांसेस हों आपके, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें सिमिलर हैं, ठीक है। आपको बस यही चीज़ें
कंट्रोल में रखनी है। अब कॉजेज़ की बात करें तो इम्प्रॉपर कंडीशनिंग इसका कॉज हो सकता है, इम्प्रॉपर वार्मिंग अप भी इसका कॉज हो सकता है, अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग यानी कि खेलने का तरीका ही आपका ढंग से नहीं है, या आपकी फ़िटनेस अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशंस आपको प्रॉपर नहीं मिल पाए हैं, और आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं है, कहीं आपको मतलब प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे, प्रॉपर प्रॉप्स नहीं मिल रहे हैं आपको, तो ऐसा भी हो सकता है। ये रीज़न भी इसके स्पोर्ट्स इंजरी का कॉज हो सकता है। यानी कि इंजुडिशियस ऑफिशिएटिंग, यानी कि आपके जो रेफरीज वगैरह होती हैं वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर कोई और प्लेयर आपको परेशान कर रहा है तो वो उसे मतलब जज नहीं कर रहे हैं, तो साथ में ऐसा इंजरीज हो सकती है कि आपको कोई हर्ट कर दे। आगे बात करें तो इसमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं कर पाना, नहीं करना, आपके जो फटीग है उसके दौरान भी आप अपना काम कर रहे हो तो गिरने के बाद टूटने का चांसेस रहता है भैया। इसके बाद कंपटीशन का अगर प्रेशर है तो हड़बड़ी में आप कुछ भी कर दोगे तो टूट जाओगे हाथ पैर। केयरलेसनेस ड्यूरिंग द गेम्स खेलते टाइम केयरलेसनेस भी हो सकती है आपको। रिकरेंस ऑफ इंजरी, यानी कि कभी आपको इंजरी हुई है तो ऐसा होता है बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ कि वो बार बार होती रहती है, थोड़ी सी चोट लगी नहीं कि हाथ पैर टूट गए, तो ये भी एक इसका कॉज है। ठीक है, साथ में इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये आप समझ के। ओवर यूज़ ऑफ मसल्स, यानी कि मसल्स आपके फटीक कंडीशन में, उसके टिश्यूज़ वर्क नहीं कर रहे, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ है, टेम्परेचर हाई है, लेकिन आप उसकी मसल्स को यूज़ करते जा रहे हो तो हो सकता है वियर टियर आ जाए और साथ में आपको इंजरी दे दे। ठीक है, आगे बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, प्रॉपर कंडीशनिंग, प्रॉपर वार्मिंग अप और साइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग और प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स, यानी कि आपको अच्छे से ट्रेनिंग या साइंटिफिक वे में करना चाहिए, यानी कि अच्छे तरीके से करना चाहिए, साथ में आपको नॉलेज होनी चाहिए स्पोर्ट्स के स्किल्स की भी। ठीक है, बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, रूल्स को ऑबे करना सीखना चाहिए, प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ठीक है, और अनबायस्ड ऑफिशिएटिंग, यानी कि आपको साथ अगर कोई रेफरी वगैरह है तो सभी को एक ट्रू और एक अच्छा डिसीजन लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। साथ में आपकी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ और प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी है, अगर बॉडी वर्क नहीं करना चाहती तो उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। साथ में कूलिंग डाउन भी करनी है, वार्मिंग अप के बाद आपको कूलिंग डाउन भी करनी है बॉडी की, नहीं तो वियर टियर हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो हम बात करेंगे फर्स्ट एड के बारे में, तो फर्स्ट एड क्या होता है कि एक ऐसा इमीडिएट और टेम्पररी केयर है किसी भी एक्सीडेंटल या सडन इलनेस वाले विक्टिम के लिए। जब तक आपको एक परफेक्ट मेडिकल हेल्प या फिजिशियन नहीं मिलता तब तक आप उसको कवर कर पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट एड भी एक ऐसा हेल्प होता है, फर्स्ट हेल्प होता है किसी भी वाउंडेड एक्सीडेंट विक्टिम का जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता। ठीक है, इसका एम होता है कि आपकी लाइफ को बचाया जाए, साथ में पेन और सफरिंग जो होती है उससे दूर भगाया जाए, और आपकी जो कंडीशन होती है वर्जनिंग, यार जो कंडीशन है उसे कंट्रोल कर लिया जाए, ज़्यादा बुरी कंडीशन ना हो, रिकवरी अच्छे से जल्दी हो पाए, साथ में आपकी अर्ली मेडिकल एड जो जल्दी से आपको मिल पाए। ठीक है, आगे अगर बात करें तो मैनेजमेंट की बात करेंगे हम, इंजरीज़ की मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। देखो, एब्रेशन को मैनेज कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको क्लीन करनी है वो पार्ट जहाँ पर आप अफेक्टेड हो चुके हो एब्रेशन से, फ्रेश वाटर के साथ, और वहाँ पे अगर कोई डेड टिश्यू ग्रेवल है जो कि उससे चिपक रहे होंगे या फिर कोई स्टिक वगैरह लगी हो, वो सारी चीज़ें निकाल देनी है वहाँ से चिपकी हुई उस एब्रेशन वाले एरिया से। उसके बाद क्या करना है, आपको उसे क्लीन करना है अच्छे साफ़ सुथरे कॉटन के साथ, साफ़ सुथरे गॉज के साथ, और डर्ट वगैरह वहाँ से हटा देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इसे बहुत आराम से करना है, ज़्यादा हर्ड नहीं होना चाहिए, और अफेक्टेड एरिया को ड्राई कर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, मेडिकल ऑइंटमेंट लगा देना है कि ताकि आपकी जो प्रोलिफरेशन है बैक्टीरिया की वो ज़्यादा ना आए, यानी कि वो बैक्टीरिया वहाँ एक्टिव ना हो, आपको इन्फेक्शन ना दे पाए। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑइंटमेंट लगाना चाहिए ताकि कुछ और चीज़ स्टिक ना हो पाए। ठीक है, यूज़ अ बिग पीस ऑफ गॉज फॉर ड्रेसिंग, यानी कि ड्रेसिंग जब आप उस पर पट्टी वगैरह बांधते हो तो वो जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता है या फिर जब तक आप कर रहे हो तो उसे प्रॉपरली करो, या डॉक्टर के पास ले जाओ, उसे टेटनस का इंजेक्शन वगैरह लगवाओ और इन्फेक्शन से बचा लो। ठीक है, ड्रेसिंग शुड बी चेंज एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। इसमें अब कंट्यूजन आता है हमारा। कंट्यूजन का है कि कोल्ड कंप्रेशन शुड बी यूज्ड इमिडिएटली, यानी कि हम उसे प्रेस करें, कंप्रेस करें, हमारे जो भी कोल्ड जैसे आइस होती है उसका आइस पैक होता है उसके यूज़ से हम कर सकते हैं। आइस और कोल्ड वाटर इसमें यूज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लगातार। ठीक है, क्योंकि वहाँ बर्निंग दे सकता है वो स्किन को। अगर आप बात करो कोल्ड कंप्रेशन की तो वो 5 से 6 टाइम्स हर दिन होना चाहिए।
कंट्यूजन से बचने के लिए। अगर वहाँ ज़्यादा स्वेलिंग है उस पर तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी आपको वहाँ देनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है कि स्वेलिंग अगर अब भी रहती है तो डॉक्टर से बातचीत कर लो भैया अपनी। और अगर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के लिए तो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए केयरफुली, कहीं ज़्यादा चोट ना लग जाए, ठीक है। अब फिर से इसमें हम बात करेंगे लैक्रेशन क्या होता है कि एक इरेगुलर कट होता है स्किन पर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट या शार्प एज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से लग जाए, जिसमें क्या होता है कि वाउंड्स जो होते हैं थोड़े से ज़्यादा डेंजरस होते हैं और पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, आपके ट्रीटमेंट होने के बाद भी, आपकी चोट ठीक होने के बाद भी इसके कुछ मार्क्स रह जाते हैं, ठीक है। इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। सबसे पहली बात आपको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो हार्ट लेवल है उससे ऊपर, यानी कि आपको, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपका हार्ट की वजह से होता है, अगर वहीं से आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो रहा है तो उस वजह से वो ब्लड काफ़ी तेज़ी से निकलने वाला है, तो वो ना निकले, इस वजह से आपको उसके ऊपर से प्रेस करके रखना है कि वो वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। अगर ब्लीडिंग फिर भी हो रही है, आप उसे अनेबल हो स्टॉप करने के लिए, तो कुछ आपकी बॉडी में जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनका यूज़ कर लेना चाहिए। साथ में आपको वंस अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो आपको वॉश कर देना चाहिए लैक्रेशन वाले पार्ट को किसी वार्म वाटर से और अच्छे सोप से, ठीक है। आगे बात करें तो अगर लैक्रेशन में अगर आपको स्टिचेस की ज़रूरत पड़ रही है तो आपको जो पर्सन रिक्वायर्ड है उसे स्टिचेस दे देनी चाहिए, डॉक्टर के पास उसे तुरंत ले जाना चाहिए। अगर जैसे कोई सिंपल सी इंजरी है जिसमें सिंपल कट है तो उसमें आपको स्टिचेस की ज़रूरत नहीं है, तो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट उसमें रेगुलरली लगाते रहिए और इसे एक गॉज जो रैप कर दीजिए, आप पट्टी वगैरह जो होती है उसके साथ उसे रैप कर दीजिए, ठीक है, रोलर करके। उसके बाद क्या है कि जब आपको ड्रेसिंग की चेंज करवाना हो तो उससे पहले आपको जो इंजर्ड पार्ट है उसे साफ़ कर लेना चाहिए, ठीक है। और इन्फेक्शन वगैरह भी आपको रेगुलरली देखते रहना चाहिए। अगर दर्द हो रहा है तो आपको पेन किलर ले लेना चाहिए भैया। आगे बात करेंगे, हम करेंगे इंसिजन क्या होता है कि ये भी शार्प एजेस वगैरह से हो जाता है, तो जैसे स्पैक्स वगैरह है पैर में लग गया है ऐसे करके, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें आर्टरीज और वीन्स भी कट हो सकती हैं, भी कट हो सकती हैं और ब्लड फ्रीली बाहर आ सकता है इंसिजन से, यानी सीज नहीं होगा ब्लड आपका। इसमें क्या करना है कि जो वाउंड है वो अगर डीप नहीं है तो ब्लड को बाहर आने दो, क्योंकि इसके साथ आपके जम्स भी बाहर आने लगेंगी, ठीक है। इसके बाद देखें तो सच वाउंड शुड बी क्लीन विद आयोडीन टिंक्चर, और इस पर क्लीन कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि जो एक कॉटन का पीस लीजिए, उस वाउंड पे लगाइए, बैंडेज लगाइए, अप्लाई कर दीजिए भैया। इसके बाद क्या करना है, जो डर्ट वगैरह है वो उसमें नहीं जानी चाहिए, पहले ही साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो बैंडेज को टाइटली लगा के रखना चाहिए। अगर वाउंड ज़्यादा डीप है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर स्प्रेन का मैनेजमेंट देखेंगे। देखो इसके दो मेथड होते हैं, एक प्राइस एक माइस। देखो इसमें हर लेटर, प्राइस और माइस में हर लेटर एक जो कंपोनेंट है उसे डिनोट कर रहा है। तो प्राइस पहले देख लेते हैं। प्राइस में पी डिनोट करता है प्रोटेक्शन को, तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है उस विक्टिम के, उस इंजर्ड एरिया के, ठीक है, जो कि उसके अंदर सपोर्ट यूज़ कर लेना चाहिए आपको, जैसे वियरिंग शूज़ वगैरह है। इसमें जो फादर लिखा हुआ है वो गलत है, मिसप्रिंट हो गया है, आई एम सॉरी। विक्टिम फ्रॉम फर्दर इंजरी है ये, फर्दर इंजरी बाय यूजिंग अ सपोर्ट और वियरिंग शूज़ दैट इनक्लोज अ सपोर्ट द फीट, यानी कि आपको प्रोटेक्शन करनी है। टोटली सीधी बात ये है, उस जगह की प्रोटेक्शन तुरंत आपको लग जाना है। जैसे वियरिंग शूज़ है तो उससे ही बचा लो, उसके रोक लो यार उसकी चोट वोट को, ठीक है, जैसे हो जाए। इसके बाद रेस्ट करना है। ये बेनिफिशियल होता है कि आप कितना ज़्यादा रेस्ट कर रहे हो, जितना ज़्यादा रेस्ट करोगे अर्ली स्टेज में तो आपका वाउंड जो है जल्दी से हील हो जाएगा, हील होने लगेगा, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा टेम्पटेशन और मूव नहीं करना है इंजर्ड पार्ट को, यानी कि ज़्यादा मतलब हड़बड़ी में नहीं आना है। ज़्यादा हड़बड़ाहट में आपको टेम्पटेशन दिखाते हुए उस पार्ट को मूव करने लग जाए तो हो सकता है आपको, अगर हर्ट कर रहा है तो ज़्यादा चोट लग सकती है। आगे जो आई है वो आइस को डिनोट करता है, तो आइस हमें डायरेक्टली उस एरिया पे लगा देनी चाहिए जहाँ पे इंजरी हुई है, जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये ब्लीडिंग और स्वेलिंग दोनों को रोक देता है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को लो कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो इंजर्ड एरिया होता है वो पेन से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। साथ में आपको इसे रैप एक वेट क्लॉथ के अंदर करना चाहिए, क्योंकि स्किन बर्न होने लगती है।
और इसको लगभग 5 मिनट लगाइए अगर कोई स्मॉल एरिया है जैसे रिस्ट हुई, अगर 20 मिनट किसी लार्ज एरिया तक लगा लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद कंप्रेशन सी से डिनोट किया जाता है, और कंप्रेशन में क्या है, ये इंजर्ड एंकल या नी और रिस्ट जो होते हैं इसमें रिड्यूसिंग करने के लिए यूज़ करना चाहिए, यानी कि कंप्रेशन ऑफ एन इंजर्ड एंकल नी और रिस्ट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्वेलिंग एज वेल एज ब्लीडिंग, यानी कि उसे कंप्रेस करके रखना चाहिए, दबा के रखना चाहिए ताकि ब्लीडिंग ना हो ज़्यादा फर्दर। एलिवेशन क्या होता है कि जो इंजर्ड एंकल है, नी है, उसके अंदर एलिवेशन ऐसे लाना चाहिए कि ब्लड अगर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर आना चाहिए, अगर ऊपर फ्लो कर रहा है तो उसे नीचे, यानी कि आपको ऐसे फ्लो लगा देना चाहिए जिसमें हार्ट लेवल से ज़्यादा ऊंचा आपका पैर हो जाए, ठीक है, जिससे कि आपकी स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी। अगर अब आगे हम इसमें देखें तो हमारा आता है स्प्रेन, ठीक है। स्प्रेन में हमारा सिर्फ माइस प्रोसीजर जो आगे आया है इसे देख लेते हैं। इसमें माइस मोबिलाइजेशन, यानी कि आपको कुछ इंजर्ड पार्ट जो कि थोड़ा बहुत मूव हो सकता है, आपको लग रहा है कि इसमें हम मूव कर सकते हैं अपने मूवमेंट के रेंज के अकॉर्डिंग, तो आप उसे मूव करिए, अवॉइड मत करिए उस पेन को। पेन अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस मूवमेंट्स को बिल्कुल मत करना, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप उसमें मूव कर पा रहे हो तो ये आपकी जो मसल्स हैं उन्हें वेस्ट होने से बचा सकता है, उनके यूज़ होने से वो दोबारा से रिकवर होने लगेंगी, ठीक है। अगर मूवमेंट इजी है आपके लिए करना तो उसकी मूवमेंट की जो रेंज है उसे बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, ठीक है। अगर बेसिक फंक्शन इंजर्ड पार्ट का रिस्टोर हो गया तो उसके बाद हल्की हल्की एक्सरसाइज करने लग जाइए ताकि आपका जो रिहेबिलिटेशन है वो होता रहे, ठीक है। इसके बाद आइस आता है। आइस में क्या है कि वो मतलब हमें जो ट्रीटमेंट है आइस के साथ वो थोड़े दिन लगाए रखना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूसली 1 वीक तक हमें हमारी इंजरी कितनी गहरी है उसके अकॉर्डिंग उसे हमें यूज़ कर देना चाहिए 4 से 5 दिन तक। के बाद हम उसे हीट ट्रीटमेंट ज़रूर दें, क्योंकि जैसे हॉट पैड्स होते हैं उन्हें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ कि आइस में ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, लेकिन अब जब हम उसे हीट देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन फिर से अफेक्टेड एरिया का शुरू हो जाएगा। अब कंप्रेशन की बात करते हैं, तो कंप्रेशन में क्या करना है कि ये कंटिन्यू रखना चाहिए हमें कुछ दिन के लिए, ताकि आपका जो जब रिक्वायर नहीं है तब आपको ये बंद कर देना चाहिए, ठीक है। कंप्रेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि आपका ब्लड जो है वो थोड़ा सा वार्म भी रहे और प्रेसिंग की वजह से वो थोड़ा सा फ्लो में भी आ जाए बाद में, ठीक है। एलिवेशन की बात करें तो ये आपको तब तक करके रहना चाहिए जब तक आपका स्वेलिंग वगैरह कम नहीं हो जाती है, हीट या रेडनेस जब तक आपकी ख़त्म नहीं हो जाती है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन के लिए प्रोसीजर सिर्फ प्राइस वाला है। प्राइस के अंदर सिमिलर चीज़ें आएंगी, प्रोटेक्शन आएगा, ठीक है, इसमें रेस्ट आएगा और आइस आएगी और कंप्रेशन आएगा और एलिवेशन आएगा।